ये सारी मैगज़ीन्स भी यहाँ पर। जापान का जो वीज़ा है वो एक स्ट्रॉन्ग वीज़ा माना जाता है, मतलब आपके जब पासपोर्ट पे जापान का ठप्पा लग जाता है तो आपका जो पासपोर्ट है वो आप बोल सकते हो थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। और कुछ कंट्रीज़ जो है आपको बेनिफिट भी देती है, जैसे कि अगर इसके बाद में आप ताइवान प्लान कर रहे हो तो आपको ई वीज़ा मिल जाता है। अगर आप प्लान कर रहे हो जॉर्जिया तो वहाँ पे भी ई वीज़ा मिल जाता है। तो इस तरह से बहुत सारे बेनिफिट होते हैं अगर आप एक बार जापान वीज़ा ले लेते हो। अभी मैं हूँ दिल्ली के इंटरनेशनल एयरपोर्ट यानी इंदिरा गांधी नेशनल एयरपोर्ट पे, और यहाँ से मैं जा रही हूँ टोक्यो यानी जापान की कैपिटल। वीज़ा का प्रोसेस क्या है, वहाँ जाके सिम कैसे लेंगे, करेंसी कैसे लेंगे, वो सब भी बताऊँगी। फ़्लाइट का ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहेगा वो भी शेयर करूँगी। मेरी फ़्लाइट जो है वो जापान एयरलाइन की ही है, एना करके एयरलाइन है। फ़िलहाल एयरपोर्ट पे मैं आ चुकी हूँ। समय हुआ है लगभग 3:12 और मेरी जो फ़्लाइट का टाइम है वो है शाम को 6 बजे। तो कौन सा टिकट मुझे मिला है, इमिग्रेशन बहुत आराम से हो गया। बस 2-3 क्वेश्चन मुझसे पूछे कि किस पर्पज़ से जा रहे हो और इनकम सोर्स वगैरह। और इसका वीज़ा जो है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, उसका जो डॉक्यूमेंटेशन कैसा कैसा होता है, कैसे आपको अप्लाई करना होता है, फ़ीस क्या है, वो भी आगे बताऊँगी। तो अपने हाथ में बोर्डिंग पास आ चुका है और मैं फ़ाइनली जा रही हूँ जापान डिज़नीलैंड के लिए। तो मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि पिछले महीने या उससे पिछले महीने आई थिंक 2 महीने पहले ना मेरा हांगकांग जाने का प्लान था, लेकिन वो कैंसिल हो गया। तो उस टाइम पे बड़ा दुख हुआ मुझे कि मैं डिज़नीलैंड नहीं देख पा रही हूँ, लेकिन अब मैं जापान जा रही हूँ, वहाँ पे मैं डिज़नीलैंड देखने वाली हूँ। खैर अब बात कर लेते हैं वीज़ा के प्रोसेस की। तो अपने हाथ में आ चुका है टिकट और मैं जा रही हूँ जापान। बहुत एक्साइटेड हूँ, मतलब 2 महीने पहले ना मेरा हांगकांग का पॉसिबल नहीं हो पाया था टिकट्स वगैरह होने के बावजूद। मैं बड़ा डिप्रेशन में मैं आ गई थी क्योंकि डिज़नीलैंड जाने का मेरा बहुत एक्साइटमेंट था, लेकिन अब मैं फाइनली जा रही हूँ जापान। और जापान में है डिज़नीलैंड और बहुत सारी एक्टिविटीज़, बुलेट ट्रेन जैसी चीज़ें, सब कुछ एक्सपीरियंस करने वाली हूँ। मेरे हाथ में आ चुका है टिकट और मैं बढ़ रही हूँ अपने गेट की तरफ। गेट नंबर 17 है। बात कर लेते हैं वीज़ा के बारे में। जापान का वीज़ा अगर बात करें मॉनेटरी टर्म्स में तो बड़ा ही सस्ता है, सिर्फ 500 रुपये में आपको मिल जाता है। लेकिन ये 500 रुपये जो है ये ज़्यादा भी लग सकते हैं अगर आप ट्रैवल एजेंट के थ्रू करते हो। वैसे होता क्या प्रोसीजर वो मैं बता देती हूँ। वीएफएस के थ्रू आपको वीज़ा मिलता है। वीएफएस जो है वो ट्रस्टेड पार्टनर है जापान की एम्बेसी का, जो आपको यहाँ पे इंडिया में वीज़ा देता है। इनके अलग अलग जगह पे ऑफिस बने हुए हैं, जैसे दिल्ली में है, मुंबई में है और भी बहुत सारी सिटीज़ में है। जिन सिटीज़ में नहीं है उनको अपने आसपास वाली सिटी पे भेजना पड़ता है। जैसे फॉर मी जयपुर में ये वीएफएस का ऑफिस जो है वो जापान का वीज़ा नहीं करता है, तो मुझे मेरे नियर बाय दिल्ली पे भेजना था। तो मैंने वहाँ पे सारे डॉक्यूमेंटेशन करके और भेजा। मैंने ये जो वीज़ा करवाया मैंने करवाया अकबर के थ्रू, क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत कम था, मतलब लिटरली बहुत कम था। और जब भी टाइम कम होता है ना तो रिस्क नहीं लेनी चाहिए अपने से करने की, ये सोच के मैंने उसके थ्रू करवाया। डॉक्यूमेंटेशन मेरा क्या क्या लगा वो मैं बता देती हूँ। लगा मेरा 3 साल का रिटर्न, आने जाने के टिकट, एक फुल प्रूफ आइटनरी आपको चाहिए होती है। नॉर्मली क्या होता है, जो भी ट्रैवल एजेंट होते हैं उनके साथ कराने में यही फ़ायदा होता है आपको कि उनके ऑलरेडी ना वहाँ पे वेंडर्स होते हैं। तो इन केस एम्बेसी से कॉल जाना है, उनको कंफर्मेशन करनी है कि सच में बुकिंग है या नहीं, तो उस केस में वो काम आता है। या फिर आप booking.com वगैरह से डमी बुकिंग बना लो, डमी टिकट्स भी मिलते हैं, डमी टिकट्स बना लो। ओवरऑल आपके पास में टिकट होने चाहिए, होटल का रिजर्वेशन होना चाहिए, फुल प्रूफ आइटनरी होनी चाहिए, उसके बाद ही आप वीज़ा अप्लाई करते हो। इसके बाद जब फाइनेंस की बात आती है तो लगभग 3 से 4 लाख का बैलेंस आपको मेंटेन करना चाहिए आइडियली, मतलब ये अच्छा बैलेंस हो जाता है। 3 लाख का बैलेंस आपके पास में होना चाहिए बैंक में, और उससे रिलेटेड सारे ट्रांजैक्शन आपके अकाउंट में दिखने भी चाहिए कि इनकम आई कहाँ से। ऐसा नहीं कि थोड़े टाइम के लिए भाई 3 लाख किसी से मंगवा लिए। आईटीआर आपका जो है वो लगता है, पूरा प्रॉपर जो कंप्यूटेशन होता है वो लगता है, एक्नॉलेजमेंट से काम नहीं होता है। फिर आपका लगता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट पिछले 6 महीने का, कि आपको कहाँ कहाँ से किस किस तरह से इनकम आ रही है, ये सारा लगता है। फिर फ़ोटो वगैरह तो लगता ही है, जो वीज़ा का जो स्पेसिफाइड साइज़ होता है उस साइज़ का फ़ोटोग्राफ लगता है। और आपका पासपोर्ट जो है वो अगले 6 महीने की वैलिडिटी के साथ आपके पास में होना चाहिए। ये सारा डॉक्यूमेंटेशन आपको सबमिट करना होता है और उसके बाद में आपको वीज़ा मिलता है। वीज़ा नॉर्मली 3 महीने का होता है, सिंगल एंट्री वीज़ा होता है, 15 दिन के लिए एक बार में आपको मिल जाता है। और फिर अगर आपको मल्टी एंट्री चाहिए तो उसके लिए आपको अलग से अप्लाई करना होता है, बट नॉर्मली आप 3 महीने में एक सिंगल टाइम ले लो और 15 दिन बहुत होता है, तो उससे ज़्यादा की नीड नहीं है। अगर आपकी आइटनरी आपने ज़्यादा की मेंशन की है तो 30 दिन तक का वीज़ा भी आपको मिल जाएगा। तो मैं एयरपोर्ट पे ना काफ़ी जल्दी आ गई थी, मतलब लगभग 3 से 4 घंटे पहले पहुंच गई थी, लेकिन फिर भी मुझे विंडो सीट नहीं मिली। उसका रीज़न ये है कि मोस्टली लोग यहाँ पे फ़्लाइट में ऑलरेडी एडवांस बैग चेक इन करवा के आते हैं, अपनी सीट ऑलरेडी बुक करवा के आते हैं।
अभी टाइम हो चुका है बोर्डिंग का, 5:30 जो है वो हो चुका है। लाइन पूरी लंबी लग चुकी है। मुझे लगा नहीं था यार, सच बताऊँ तो, कि जापान के लिए इतने सारे लोग जाते होंगे, लेकिन मुझे काफ़ी सारे जापानीज़ लोग दिख रहे हैं जो शायद या तो लेओवर की वजह से यहाँ पे आए होंगे, या कितने इंडियन टूरिस्ट दिखते हैं, कितने लोग जाते हैं, वो वहाँ जाके पता चलेगा। ANA पैसेंजर प्लीज़, ANA हमारी जो है फ़्लाइट है, देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहेगा। पहली बार किसी जापानीज़ एयरलाइन में जो है मैं ट्रैवल करने वाली हूँ, फूड कैसा होगा वो भी देखते हैं। फिर आगे वहाँ पहुँच के आपको वीज़ा, सिम, करेंसी, वो सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तब तक मुझे फ़्लाइट कहीं पे भी ना दिखाई नहीं दे रही है। श्रीलंकन एयरलाइन दिख रही है, एयर इंडिया दिख रहा है, जापान एयरलाइन दूर कहीं दिख रही है। तो क्योंकि मैंने वेजिटेरियन मील जो अपना बुक किया हुआ है, तो इन्होंने जैसे ही मैं आई उसके बाद में अपना सीट का वेरिफिकेशन करवाया और यहाँ पे ये लगा दिया है। तो अभी मैं बैठ चुकी हूँ फ़्लाइट में, सीट जो है वो मिल गई है। तो जैसे ही आप सीट पे आ जाते हो आपको मिलता है ये पिलो, फिर आपको ये मिलते हैं ईयरफोन्स, फिर आपको मिलता है ये शॉल, और यहाँ सामने आपकी स्क्रीन लगी हुई है जिसको आप, ये जो रिमोट है ये बाहर भी आ जाता है, इससे भी कंट्रोल कर सकते हो। अब इसमें कैसा कलेक्शन है, कौन से मूवीज़ हैं, क्या क्या है, वो बाद में बताऊँगी। बात करें एम्बियंस के कलर की, तो ब्लू एंड वाइट कॉम्बिनेशन है। एरोस्टेस की ड्रेसेस भी उसी टाइप से है। और एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगी, इससे कुछ ही दिनों पहले मैंने ट्रैवल किया था वियत एयर के साथ में, जब मैं वियतनाम गई थी। मुझे उसका जो इंटीरियर था ना वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा इसके कंपेयर में। एक तो कलर कॉम्बिनेशन बड़ा सुंदर सा, यूनिक सा था, और जो एम्बियंस भी होता है ना, एक ओवरऑल एक वाइब होती है, वो वाइब वहाँ पे मुझे थोड़ी लग्जरी वाली फील दे रही थी। यहाँ पे थोड़ा सिंपल सा है। बाकी लेग स्पेस ठीक ठाक है, बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, जैसा हमारा एयर इंडिया के इंटरनेशनल फ़्लाइट्स में होता है वैसा ही है। अब हम स्क्रीन पे देखेंगे। अभी फ़िलहाल तो ये जापानीज़ में है, इसकी लैंग्वेज मुझे चेंज करनी पड़ेगी। जब ये चेंज होगी तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी। बाकी इसमें मील्स कैसे सर्व होंगे, कैसा टेस्ट होगा, कैसा क्या होगा। और पूरे 8 घंटे 50 मिनट की ये फ़्लाइट होने वाली है, तो टाइमली पहुंचाती है, नहीं पहुंचाती, ओवरऑल कैसा एक्सपीरियंस रहता है वो बने रहिएगा वीडियो में जानने के लिए। तो ये जो इस तरह से कूपन्स लेके घूम रहे हैं, ये कूपन फूड कूपन्स है। तो जिस अकॉर्डिंग आपने अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग अगर मील पहले से बुक करवाया है तो वो आपसे नाम कंफर्म करेंगे और फिर आपकी सीट पे वो मील चिपका देंगे ताकि आपको वही मील मिले जो आपने ऑर्डर किया है। तो हमारे यहाँ पे जो एयर होस्टेस काम करती है ना, पूरा समझाने का है। यहाँ पे ये पूरा LED लगी हुई है, इसी पे ये लोग समझा रहे हैं। इधर सामने कोई नहीं खड़ा है समझाने के लिए। जो समझना है अपने आप समझ लो भाई, हम समझाने के लिए नहीं बैठे, बच्चे नहीं हो। ये टोटल नंबर ऑफ़ सीट्स है। इस साइड पे 3 सीट है, मिडिल में भी 3 सीट है और उस साइड पे 3 सीट है। तो शाम के बज गए हैं इंडिया में हमारे 6:15 और फ्लाइट अपनी रफ्तार से जो है तो अब हमारे पास में आ गया है हमारा खाना। ये मलाई कोफ्ता, राजमा, सॉरी दाल, काली वाली दाल, चावल, सलाद, चना, फ्रूट से, और साला ये जो छुपा हुआ ऐसा था कि पता भी नहीं चला, रोटी जैसा है। सब तो खत्म करने के लिए दिया गया। तो अब जो है लगभग खाना जस्ट खाया ही था, थोड़ी सी मूवी देखी और तब तक अपना फिर से ये सैंडविच, फ्रूटी, पानी आ गया है। जापान को कहा जाता है उगते सूरज का देश, क्योंकि यहाँ पे बोलते हैं सबसे पहले, दुनिया का सबसे पहले जो सनराइज़ होता है वो यहीं पे होता है। बाहर दिख रहा है अभी यहाँ पे, मतलब जापान के टाइम के अकॉर्डिंग सुबह बहुत जल्दी टाइम है, मैं आपको पहुँच के बताऊँगी।
और अभी हम पहुँचेंगे फिर वीज़ा और सबसे रिलेटेड। फ़्लाइट बहुत स्मूथ थी, मतलब स्मूथ एज़ इन बहुत ही स्मूथली। और खाने पीने को भी यहाँ पे बहुत मस्त मिलता है। मतलब सबसे पहले आपको प्रॉपर जो डिनर टाइप था वो सर्व हुआ, फिर आपको फिर स्नैक्स मिलता है, फिर जूस भी मिलता है, पानी भी ये लोग बार बार सर्व करते हैं, तो काफ़ी अच्छा अरेंजमेंट है। और फिर जो एक फॉर्म भरना होता है वो फॉर्म भी फ़्लाइट के अंदर ही आपको दे देते हैं, पेन वैन दे देते हैं, आप आराम से भर लो। अभी सब कुछ हो गया है, बस लैंड होने की तैयारी है। तो सुबह के सिर्फ 5:30 बजे हैं और मस्त वाली रोशनी यहाँ पे हो चुकी है। फ़्लाइट ने टाइम से पहले ही पहुँचा दिया। तो फ़्लाइट जो है वो लैंड हो चुकी है। जापान का पहला इम्प्रेशन कैसा होता है वो चल के देखते हैं। लगेज कलेक्ट करेंगे, फिर आपको बताते हैं सिम से रिलेटेड, करेंसी से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन। तक तो यहाँ का एयरपोर्ट हमें मुझे जैसे एयरपोर्ट जैसा लगा। अब एडवांस क्या है यहाँ पे वो देखते हैं। हाँ भाई, यहाँ पर डिजिटल है इमिग्रेशन, आई गेस। हाँ, डिजिटल है। जैसे हमारे यहाँ पे स्टैम्प के लिए बैठे होते हैं, हम जाते हैं उनके पास में और फिर करवाते हैं, वैसा यहाँ पे नहीं है। तो इंडिया में अभी टाइम हो रहा है 2:20, लेकिन यहाँ पे टाइम हो रहा है 5:50, यानी कि लगभग 3.5 घंटे आगे चलता है जापान का टाइम। अभी मैं पहुँच चुकी हूँ अपना बैगेज क्लेम करने के लिए, तो ये लेते हैं, फिर दिखाती हूँ एयरपोर्ट से कैसे पिकअप होगा, कितना हम जो करेंसी है वो एक्सचेंज करवाएंगे, सारी चीज़ें, और किस तरह से यहाँ पे करेंसी है। तो फाइनली बाहर में आ चुकी हूँ। मतलब जितना भी प्रोसीजर था इमिग्रेशन का था, उसके बाद में बैगेज कलेक्शन वाले काउंटर पे भी यहाँ पे फ़ोटोग्राफी अलाउ नहीं थी। मतलब जैसे आप बाहर आते हो, सब बहुत बड़ा ही मतलब स्ट्रेंज सा रूल मुझे लगा। ये लोग पूछते हैं आपसे, आपके पास में फ्रूट्स तो नहीं है, वेजिटेबल्स तो नहीं है, मीट नहीं होना चाहिए आपके पास में जो फ़्लाइट में हमको बर्गर वगैरह मिलता है, मतलब सैंडविच अगर मिलता है, वो भी अगर आप लेकर आ रहे हो तो वो भी अलाउ नहीं है। वो सारी चीज़ आपको देनी पड़ती है। मतलब वो डिक्लेयर्ड गुड्स में आता है, क्योंकि जापान जो है वो एनिमल फ्रेंडली कंट्री है, इस वजह से ऐसा है। आपको वो सब डिक्लेयर करना पड़ता है, वो सब वहीं छोड़ना पड़ता है, उसके बाद आप बाहर आते हो। तो इस तरह से थोड़ा स्ट्रिक्टली यहाँ पे चेक होता है। अभी मैं मेन जो बाहर वाला प्रेमाइस है उसमें आ चुकी हूँ, और मुझे सामने आते ही देखो सबसे पहले क्या दिखा है, यहाँ लिखा है सेंड योर बैगेज एंड एन्जॉय योर ट्रिप। यानी आप अपना बैगेज भेज सकते हो, उसकी डिलीवरी करवा सकते हो, और फिर उसके बाद में 1 मिनट यार, वो तो भाई आवाज़ आ रही थी। ये देखो पहले इस तरह से ये एयरपोर्ट जो है दिख रहा है। जैसे आप बाहर आते हो, सिम विम का रेट भी पूछते हैं। तो मैं जिस एयरपोर्ट पे उतरी हूँ टोक्यो के, ये हनेडा एयरपोर्ट है। ऐसा का ऐसा ही मतलब यहाँ पे एक और एयरपोर्ट है जो नरीता करके है। नरीता जो एयरपोर्ट है वहाँ से भी डायरेक्ट आपको पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन मिल जाते हैं, और वैसा ही यहाँ से भी है। मैं बाहर जाके भी दिखाऊंगी भी किस तरह से पास वास लेना है, और किस तरह से आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से पूरा जापान एक्सप्लोर कर सकते हो, वो सारा मैं बताऊँगी। फ़िलहाल चलते हैं, करेंसी एक्सचेंज के लिए रेट पता करते हैं और सिम का रेट भी पता करते हैं, क्योंकि सबसे पहले आते ही आपको यहाँ पे फ़िलहाल एयरपोर्ट पे तो वाईफाई मिल जाता है। आप जैसे ही आओगे वाईफाई से बिल्कुल फ्री जो है कनेक्ट कर सकते हो, उसके बाद में अपना इंटरनेट एक्सेस कर सकते हो। लेकिन अब जब बाहर निकल जाएंगे उसके बाद इंटरनेट की ज़रूरत पड़ेगी, उसके लिए एक सिम बाय करनी पड़ेगी। जापान में घूमने का सबसे बेस्ट तरीका है JR पास। जैसे यूरोप का सुना होगा, अगर सुना है तो, कि यूरो पास करके होता है। मतलब उससे आप हर एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है वो एक्सेस कर सकते हो। ये मैं सिर्फ टोक्यो की बात नहीं कर रही हूँ, ये मैं बात कर रही हूँ पूरे जापान की। यानी कि इसमें बुलेट ट्रेन भी है, फिर किसी दूसरे सिटी में भी आपको घूमना है तो वहाँ के भी ट्रेन से, मतलब जितने भी ट्रेन चलते हैं, चाहे वो मेट्रो हो चाहे वो इंटरसिटी हो, सारे ट्रेन इस एक पास से आप एक्सेस कर सकते हो। तो काफ़ी अच्छी चीज़ है। ये मुझे पड़ा है लगभग 47,000 रुपीज़ का, अगर आप नॉर्मल क्लास लेते हो। अगर फ़र्स्ट क्लास लेना चाहते हो तो 66,000 रुपीज़ तक का पड़ता है।
तो यहाँ से भी आप JR पास जो है वो ले सकते हो। जो JR पास की प्राइस है वो यहाँ पे येन में दिखी है। 1 येन जो है वो लगभग 0.59 रुपीज़ के बराबर होता है। तो अगर आप लेट्स से 10 दिन के लिए आ रहे हो तो 14 दिन वाला आप लोगे तो 1,10,000 का पड़ेगा, यानी कि लगभग 30,000 का। तो अब मैं टर्मिनल चेंज करने वाली हूँ, तो लिफ्ट में आ गई हूँ। फ्लोर चेंज करना पड़ेगा और उसके बाद जाना पड़ेगा हमको दूसरे दूसरे टर्मिनल पे। तो मैं नीचे आ चुकी हूँ, मैंने फ्लोर जो है वो चेंज कर लिया। मुझे टर्मिनल चेंज करना है, रीज़न इज़ कि मेरा जो JR पास है वो मुझे कलेक्ट करने के लिए मैंने खुद से बुक किया हुआ था, तो उसको कलेक्ट करने के लिए दूसरे टर्मिनल पे जाना पड़ेगा और दूसरे टर्मिनल पे जाने के लिए मुझे देनी होगी फ्री शटल। तो अभी फ्री शटल के पॉइंट पे जाते हैं और फिर वहाँ से फ्री शटल लेके पहुँचेंगे नेक्स्ट टर्मिनल पे और फिर वहाँ से JR पास कलेक्ट करेंगे। तो भाई अब एग्ज़िट हो गई है अपनी इस वाले टर्मिनल से और अब हम चलेंगे बस के पास। यहाँ पे भी मुझे ना मुंबई जैसा फील आ रहा है। टोक्यो का अगर कोई मुझे पूछे फ़र्स्ट इम्प्रेशन क्या है, तो मुझे लगा था बहुत ऊँची ऊँची बिल्डिंग्स होगी, बिल्कुल डिजिटल टाइप का होगा, बट ऐसा अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं दिखा है कि बहुत ज़्यादा डिजिटली या टेक वाइज बहुत हाई हो, ऐसा नहीं दिख रहा है। और जैसे आपको पता होगा अगर पढ़ते हो या फिर कभी सुना है, तो जापान में ना बूढ़े लोग बहुत ज़्यादा हैं। तो अभी अभी मुझे ना यहाँ जितने भी लोग दिख रहे हैं ओल्ड एज वाले ज़्यादा हैं, यहाँ पे यंगस्टर्स बहुत कम हैं। जो काम करने वाले हैं वो सारे लोग काफ़ी एज वाले हैं, बूढ़े बूढ़े लोग दिखाई दे रहे हैं। बस तो इंतज़ार करते हैं, फिर JR पास लेते हैं, फिर फाइनली होटल पहुँचेंगे। 9 घंटे का सफ़र हुआ है। अब आपको मुझे सिर्फ करेंसी एक्सचेंज बताना। सिम हमने देखा 10,000, मतलब कि उस 0.5 लगभग 5,000 रुपये का सिम मिल रहा है यहाँ पे, बहुत कॉस्टली है। अभी सिर्फ सुबह का 7 बजा है और टोक्यो का टेम्परेचर जो है ना वो चल रहा है 35 डिग्री। अच्छी खासी गर्मी है यहाँ पे। अभी मंथ जो है ये चल रहा है अगस्त का। अगस्त के मंथ में मैं यहाँ पे आई हूँ और इस टाइम पे यहाँ भाई बहुत ख़तरनाक वाली गर्मी है। देखते हैं पूरा दिन कैसे जाएगा, कैसा रहेगा। फ़िलहाल आपको मैं अब करेंसी के बारे में बताती हूँ। तो आपको पता है मैं सुबह कितना जल्दी आ गई थी, लेकिन अभी बज चुका है 11:30, इनफैक्ट 12 बज चुका है। और अब मैं यहाँ पे टैक्सी से जा रही हूँ क्योंकि जो एयरपोर्ट ट्रांसफ़र बुक करना होता है, मैं यहाँ से कोशिश कर रही थी बुक करने की। आप वैसे तो बाय ट्रेन जा सकते हो, बाय मेट्रो जा सकते हो, बाय बस जा सकते हो, बट मैं कैब से जाने की कोशिश कर रही थी। तो मुझे नेक्स्ट कैब की अवेलेबिलिटी मिली, वो मिली 11:30 बजे की। तो इतनी देर तक आराम से मैं एयरपोर्ट पे बैठी थी। अभी फाइनली अपनी गाड़ी जो है वो आ गई है और अब हम जा रहे हैं होटल। तो भाई बिल्कुल ये रेट वाला हिसाब किताब है यहाँ पे। किसी भी तरह की कोई लिफ्ट नहीं होती है, खुद ही सारा ऊपर सामान चढ़ाओ, सेल्फ चेक इन करो, सब कुछ अपने से। शाम के 5:50 हो गए हैं जापान में। हम चल रहे हैं 3.5 घंटे पीछे इंडिया में। तो उस अकॉर्डिंग आप इंडिया का टाइम देख लो। मैं निकल रही हूँ जापान की स्ट्रीट्स में। सबसे पहला काम मुझे करवाना है करेंसी एक्सचेंज का। तो मैं करेंसी एक्सचेंज काउंटर ढूंढूंगी, फिर करेंसी एक्सचेंज करवाऊँगी और उसके बाद में मुझे कुछ चीज़ें ख़रीदनी है। जैसे कि मैं भूल गई हूँ चार्जर। यहाँ पे अगर आपको नहीं पता है तो बता दूँ, चार्जर जो होते हैं, जो स्लॉट्स होते हैं वो अलग तरीके के होते हैं। तो उसके लिए हमें एक पर्टिकुलर जो है चार्जर लेना पड़ता है, जिसमें कि हम अपने वाले चार्जर्स को अटैच कर देते हैं। वैसे मेरे पास है सेप्टेक्स का, मैंने लिया हुआ, लेकिन मैं लाना भूल गई। तो अभी जाऊँगी करेंसी एक्सचेंज कराऊँगी, सबसे पहले चार्जर बाय करूँगी और उससे ये भी आइडिया लग जाएगा जापान महंगा है सस्ता है कैसा क्या है। फिलहाल चलते हैं सड़क पे। अभी रैंडमली रोड पे चल रही हूँ, बिल्कुल शाम का टाइम हो चुका है। इधर देखो शॉप्स वगैरह है, यहाँ पे लोग बहुत कम दिखते हैं, रोड पे शोर भी बहुत कम दिखता है। तो अभी मैं करेंसी एक्सचेंज के लिए आई हूँ। $100 जो है मैं चेंज कराने वाली हूँ। मार्ट जो है 7-Eleven के बिल्कुल पास में ही नॉर्मल जो मार्ट होता है वहीं से मैं करवा रही हूँ। USD है मेरे पास। मैं जब भी इंडिया से बाहर ट्रैवल करती हूँ तो नॉर्मली डॉलर कैरी करती हूँ। ये अपना आ गया USD। $1 पड़ रहा है 135 ये। तो अभी डालते हैं, सही रेट लग रही है।
ये रिसीट वाला है, ये कैश ओनली। खा गया, 1 मिनट में नहीं लगा इसको नोट खाने में। जापान का हमको 13,500 रुपया मिलेगा। विड्रॉल पे मैं क्लिक करती हूँ, ऐड $45। मैं नहीं ऐड कर रही भाई, बोनस मत दो। अभी विड्रॉ करेगा। ओके, पैसा बाहर। कोइन तो दीदी, नोट तो दो भाई, नोट तो दो। गरम गरम नोट बाहर आ जाओ। तो भाई अब हम चलते हैं 7-Eleven में। ये सारी मैगजीन्स भी यहाँ पर है भाई, अडल्ट मैगजीन, किसी को पढ़ने का शौक हो तो। इंडिया में तो मुझे लगता है ये सब बंद हो गए हैं, यहाँ पे अभी भी चल रहा है। इसके अलावा ये मोजे, रुमाल, लाइटर, चार्जर, मल्टी वर्ड, मुझे मेरे साथ डॉक्टर नहीं मिल रहा है। बाकी ये लिपस्टिक्स। तो यहाँ पे ये जो अडॉप्टर है ये मिल रहा है लगभग 1100 यानी 500 रुपये का। मतलब जो भी चीज़ें यहाँ पे मिल रही है वो लगभग हाफ आपको प्राइस करनी है। ये रेडी टू ईट यहाँ की जो होती है सुशी वूशी वो सब है 149। काफ़ी सही है यार ये 149 की। यहाँ पे ये रेडी वाले मिल रहे हैं। इसमें देखते हैं अपन कोई वीगन प्रोडक्ट है क्या। यहाँ पे आई थिंक वीगन कुछ भी नहीं है। मस्त लग रहा है। तो ये मेरे पीछे गेट है जिससे आपकी एंट्री होती है। जैसे आप एंटर हो जाते हो, इस साइड पे सबसे पहले है वॉशरूम जाओ कि बिल्कुल फुल्ली ऑटोमेटिक है। मतलब आपको किसी तरह की कोई चीज़ की नीड नहीं है। पिचकारी लेके घूमते हैं लोग। इस साइड पे आ जाता है अपना किचन वाला एरिया, जहाँ पे आपको फ्रिज मिलता है। उसके आपको अलावा आपको जहाँ पे आपको फ्रिज मिल रहा है, माइक्रोवेव ओवन मिल रहा है, वॉश बेसिन है, ये भी बनाने का है, केटल भी है, सब कुछ मिलता है। इस साइड पे आपको मिल जाती है वॉशिंग मशीन, यहाँ पे बेड है, AC लगा हुआ है और वैक्यूम क्लीनर भी है क्लीन करने के लिए। अंदर एक्स्ट्रा आपको तकिया वकिया भी दिया हुआ है, TV भी लगा हुआ है। बेड के बिल्कुल पास में सॉकेट लगा हुआ है। इस साइड पे एक सोफा भी एक्स्ट्रा है। डस्टबिन भी रूम के अंदर है और यहाँ पे आपको सारे बर्तन भी मिल जाते हैं कुकिंग के लिए और साफ करने के लिए भी। मतलब बिल्कुल प्रॉपर अरेंजमेंट है। और अब हम इस साइड पे आ जाते हैं। ये जो है बाथरूम वाला हमारा एरिया है। यहाँ पे मैंने टॉवल सुखा रखा है। ये जो ऊपर चल रहा है इससे पूरा सब कुछ सूख जाता है, पूरा बाथरूम भी ड्राई हो जाता है। आपको मिल जाता है ये सब कुछ। और यहाँ पे ये डेंटल किट भी मिलता है, सारी चीज़ें हैं। ये जो आपका गीजर है, ड्रायर भी आपको मिलता है। यहाँ पे सारे आपको मिल जाते हैं टॉवल्स वगैरह। ये इस साइड पे एक और डस्टबिन है और यहाँ पे आपको चप्पल वगैरह के लिए भी मिल जाता है। इनफैक्ट चप्पल भी मिलती है और नीचे एक कॉमन छत्ता भी है, वो भी आप यूज़ करते हो। तो काफ़ी सही है। और इसकी प्राइस जो आपको मिलती है दैट इज़ जस्ट ₹5000। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। जापान की पूरी सीरीज जो है वो आने वाली है। मेक श्योर पूरी सीरीज को फॉलो करना और चैनल पर न्यू आए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में जो बहुत ही एडवेंचरस होने वाला है। तब तक के लिए ओके बाय।